गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMU क्लास के TGT PGT कला टेस्ट सीरीज के महा मैराथन के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक है कला के तत्व। कला के तत्व और उसका पार्ट दूसरा हमारा आज शुरू होने जा रहा है। पार्ट 1 हमने कल ही दे दिया था आपको, जिसके बहुत सारे प्रश्न 50 प्रश्न अच्छे खासे थे और उन सब प्रश्नों को आपने बहुत सारा प्यार दिया, पसंद किया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए आज के कला के तत्व के पार्ट दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं और इसी पार्ट में आज का कला के तत्व संबंधित प्रश्नों की सीरीज खत्म हो जाएगी, जिसमें से पहला प्रश्न पार्ट 2 का कह रहा है, अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया। स्थान निरूपण जो है अंतराल को किस ग्रंथ में कहा गया, ये पहला प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो महामैराथन के आज के इस सीरीज में कला के तत्व के दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न कह रहा है, अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया महाभारत में, रामायण में, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में या उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला प्रश्न है आपका और पहले प्रश्न की शुरुआत कमेंट्स के माध्यम से शुरू कर दीजिए और बताइए कि क्या होगा पहले प्रश्न का उत्तर। तो पहले प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका अभिलाषितार्थ चिंतामणि में। किसमें? अभिलाषितार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण कहा गया। किसको? अंतराल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, अंतराल में सम विभाजन का आशय है। सम विभाजन का जो आशय है अंतराल में, वो चारों ओर से तल का समान भार है या फिर तीन ओर से तल का असमान भार है, दोनों ओर से तल का असमान भार है या उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतराल में सम विभाजन का जो आशय है, उस आशय का सही मायने इसमें से क्या है, ये पूछ रहा है दूसरा प्रश्न। तो अपने स्पीड को बढ़ाइए और देखिए आज की जो बेस्ट पार्ट 2 की सीरीज है आपकी कला के तत्व से, उसमें कितना आपका सही होता है और आज का और कल का जोड़ के देख लीजिएगा कि टोटल आपका कितना सही होगा। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा चारों ओर से तल का समान भार अंतराल में सम विभाजन का आशय है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है। अंतराल को एक ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसमें क्या कहा गया है? स्थान, क्षेत्र, स्थान निरूपण या धरातल। तो यह है आपका तीसरा प्रश्न और प्रश्न क्या कहना है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान अंतराल को क्या कहा गया है। तो अगर कल आपने वीडियो पढ़ा होगा मेरा, तो जो आखिरी का 49वां प्रश्न था, उसमें आपको अच्छे से याद होगा कि सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया था। और अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पढ़ा, उसमें जो है स्थान निरूपण को कहा गया अंतराल किसमें? अभिलाषितार्थ चिंतामणि में। लेकिन यहाँ विष्णु धर्मोत्तर पुराण है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो अंतराल को कहा गया है वो कहा गया है स्थान। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने जहन में दिमाग में याद रखिएगा। चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, इसके प्रतिपादन किसने किया था? सुकरात ने, यूक्लिड ने, प्लेटो ने या अरस्तु ने? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया या किसका श्रेय इसमें जाता है? तो ड्रॉप करते जाइए फटाफट प्रश्नों के उत्तरों को।
और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों, और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से टीम मेंबर हमारी थोड़ा कुछ और बढ़ जाएगी, एक अच्छा बेनिफिट हमारे साथ साथ आपको भी मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यूक्लिड ने। ठीक है, 5वां प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है स्वर्णिम विभाजन नियम है। जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है या नियम है वह प्रभाविता का नियम है, संतुलन का नियम है, एकता का नियम है या अनुपात का नियम है। स्वर्णिम विभाजन जो नियम है वो इनमें से किसका नियम है? तो चलिए बताइए। महामैराथन के आज के सीरीज में आप देख रहे हैं पार्ट 2। टॉपिक है कला के तत्व और प्रश्न है 5वां प्रश्न, और इसका सही जवाब है अनुपात का। किसका? अनुपात का। 6 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? छठे प्रश्न का कहना है लंबाई व चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं? लंबाई व चौड़ाई में जो फैले अंतराल होते हैं उनको हम किस नाम से पुकारते हैं? त्रिआयामी के नाम से, द्विआयामी के नाम से, दृष्टिगत भार के नाम से या आयतन के नाम से? लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को किस नाम से जानते हैं? त्रिआयामी, द्विआयामी, दृष्टिगत या आयतन? तो लंबाई और चौड़ाई का मतलब ये हुआ कुछ इस तरह से अगर है तो उसको आयतन भी नहीं कह सकते, क्योंकि आयतन में बहुत सारे फॉर्मेट बनते हैं। त्रिआयामी ये है नहीं, इसमें एक और दो ही भुजा है, इसलिए इसको द्विआयामी कहेंगे। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, कह रहा है प्रश्न का कहना है असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या होती है? जो असम विभाजन है उसमें कलाकार का जो सिचुएशन होता है, जो स्थिति होती है, वो स्वतंत्र होती है, शास्त्रीय नियमों से बंधा हुआ होता है, यौगिक की भांति होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं होता। असम विभाजन में कलाकार की स्थिति जो होती है वो किस तरह की होती है? 7वां प्रश्न। तो कमेंट्स करते जाइए हमारे साथियों और बताइएगा कि कल का जो पार्ट 1 था वो और आज का जो पार्ट 1 है वो, पार्ट 1 कह रहे हैं, सॉरी, पार्ट 2, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद कितना सही आपका प्रश्न होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा स्वतंत्र। क्या होगा? स्वतंत्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न का कहना है कि बैगनी तथा नारंगी रंग मिलने से बनता है। ठीक है, बैगनी और नारंगी ये जो रंग है जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो इसमें से सिर्टन का निर्माण करते हैं, आलिव का निर्माण करते हैं, काला का निर्माण करते हैं या रसैट का निर्माण करते हैं। बैगनी और नारंगी रंग जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इसमें किस तरह का निर्माण वो करते हैं? ठीक है, यह है प्रश्न आपका 8वां। तो सुपर मैराथन सीरीज आपकी डेली चलती है रात 8 बजे आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे, और उसके अलग अलग टॉपिक के प्रश्न आपको पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से टॉपिक आज का है कला के तत्व भाग 2। 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा रसैट। 9 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है पीले तथा नीले रंग के बिंदुओं को पास पास रखने से दूर से दिखाई देगी। पीले और नीले रंग के बिंदुओं को पास पास, ठीक है, रखने पर दूर से दिखाई देगा। मतलब पीला और नीला रंग के बिंदुओं को जब पास पास रखेंगे तो दूर से उसको हम लोग जब देखेंगे तो वो काला दिखाई देगा या सफ़ेद दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा या हरा दिखाई देगा। ठीक है,
तो पीले तथा नीले रंग के बिंदु को पास पास रखने पर दूर से जो हमें दिखाई देगा वो किस तरह का कलर दिखाई देगा, ये है आपका 9 नंबर प्रश्न। तो लाइक करते जाइए साथियों और शेयर करते जाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। ये है हमारा प्रश्न संख्या 9 और 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा हरा दिखाई देगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न कह रहा है दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई पड़ता है। जो इंद्रधनुष है वो दोपहर के समय कौन सी दिशा में देखने को मिलता है या दिखाई देता है। पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, पश्चिम में, या दिखाई ही नहीं देगा आपको। दोपहर के समय, बिल्कुल दोपहर के समय में आपको इंद्रधनुष दिखाई किस दिशा में देगा। तो इंद्रधनुष को आपने अगर देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि इंद्रधनुष पहले दिखाई कब देता है। पहले तो ये आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष दिखाई कब देता है। तो इंद्रधनुष साथियों दिखाई देता है सुबह में बरसात के मौसम में, लेकिन दोपहर में वो दिखाई ही नहीं देगा आपको। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। पूर्व अंधकार में हरी पत्ती तथा लाल प्रकाश डालने पर वह दिखाई देगा। पूर्ण अंधकार में हरी पत्ती पर आप लाल प्रकाश डालें। ठीक है। वो कह रहा है कि पूरा अंधकार है और एक हरा पत्ता है, जैसे पेड़ पौधे हरे पत्ते हैं, उस पर आप लाल प्रकाश डालेंगे तो वो किस कलर में दिखाई देगा। लाल में, काली में, हरी में या पीली में। पूरे तरीके से अंधकार हो, हरी पत्ती पर लाल प्रकाश जब आप डालेंगे तो पूरे तरीके से किस कलर में उस पूरे अंधकार में दिखाई देगा, ये पूछ रहा है 11वां प्रश्न और इसका सही जवाब है काली। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न आपसे कह रहा है आलिव रंगत किस रंगों के मिलने से बनती है। आलिव रंगत किस रंगों के मिलने से बनती है। नारंगी तथा हरा, नारंगी तथा बैगनी, हरा तथा बैगनी या लाल तथा काला। आलिव रंग किस रंग के मिलने से बनती है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपका हो जाएगा हरा तथा बैगनी के रंग जब मिलते हैं तब बनती है आलिव रंगत। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है साथियों। 13वें प्रश्न का कहना है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि पीले प्रकाश में बैगन का रंग क्या होता है। जब प्रकाश पीला हो उसमें जो बैगन है उसका रंग किस कलर का होगा। काला होगा, नीला होगा, लाल होगा या पीला होगा। ठीक है। प्रश्न क्या है, पीले प्रकाश में बैगन का रंग क्या होगा। बैगन जो सब्जी के रूप में हम लोग यूज करते हैं तो उसको कहना है प्रश्न का कि पीले प्रकाश में बैगन का रंग किस कलर का होगा। तो पीले प्रकाश में बैगन का रंग जो होगा वो काला होगा। ठीक है। पीले प्रकाश में बैगन का रंग काला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे काले तथा सफ़ेद रंग से बने चित्र को क्या कहेंगे। काले और सफ़ेद रंग से जो बने चित्र हैं उनको हम मोनोक्रोमैटिक कहेंगे, क्रोमैटिक कहेंगे, पॉलीक्रोमैटिक कहेंगे या एक्रोमैटिक कहेंगे। काले तथा सफ़ेद रंग से बने चित्र को हम इसमें से किस नाम से पुकारेंगे। ठीक है। यह है महामैराथन,
टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज जो कि रात 8 बजे डेली आपके एएमयू क्लासेस पे चलती है। और एक 14वें प्रश्न का कहना है काले और सफ़ेद रंग से बने चित्र को हम किस नाम से पुकारेंगे? तो वो हम पुकारेंगे एक्रोमेटिक के नाम से। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 15। हरा रंग क्या है? जो हरा रंग है वो क्या है? गर्म रंग हरा रंग होता है? ना ही गर्म ना ही शीतल होता है हरा रंग, या शीतल होता है या अत्यधिक शीतल होता है? जो हरा रंग होता है कैटेगरी के अनुसार इसमें से क्या होता है? तो हरा रंग जो होता है वो शीतल रंग होता है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कौन सी कला रूपपद नहीं है? इसमें से एक कला है जो रूपपद कला के नाम से नहीं जानी जाती है। इनमें से वो कौन सी कला है? ठीक है। यह है आपका 16वां प्रश्न। कौन सी कला रूपपद कला के नाम से नहीं जानती? चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला या मूर्ति कला? कौन सी कला? तो साथियों, संगीत कला जो है वो रूपपद कला के नाम से नहीं जानी जाती है। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना स्फुमेटो कहलाता है, चेरा स्क्यूरो कहलाता है, एचिंग कहलाता है या हैचिंग कहलाता है? जब पास पास रेखाएं खींच लेंगे उसके बाद छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाएंगे तो इसमें से उसे हम किस कैटेगरी के नाम से पुकारेंगे? तो उसे पुकारेंगे हैचिंग के नाम से। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? प्रश्न का कहना है चेरा स्क्यूरो को प्रारंभ किया। चेरा स्क्यूरो को शुरुआत करने वाले माइकल एंजिलो हैं, लियोनार्डो दा विंची हैं, टिशियन है या राफेल है? ठीक है। तो चलिए साथियों, आपके कमेंट्स बिल्कुल प्यारे प्यारे आने चाहिए। फिजूल की कोई कमेंट्स नहीं होनी चाहिए आपका, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक टीचर की जो है एक अच्छे और पोस्टेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जुड़े रहिए और क्लास को ज्वाइन करके रखिए और पढ़िए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमें कोई बेनिफिट नहीं है तो बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि आप ज़बरदस्ती उसमें रहिए। आप जहाँ चाहें वहाँ पढ़ सकते हैं, कोई आपको रुकावट नहीं है, कोई आपको ज़बरदस्ती भी नहीं है। तो चेरा स्क्यूरो को प्रारंभ किया जिस कलाकार ने इसमें से पाश्चात्य, उस कलाकार का नाम था लियोनार्डो दा विंची। 19 नंबर प्रश्न, इसलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को कहते हैं, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को स्याह कलम कहते हैं, फिटका चित्र कहते हैं, जेनर चित्र कहते हैं या व्यक्ति चित्र कहते हैं? जनसाधारण से संबंधित चित्रों को इसमें से कौन से चित्र के नाम से हम पुकारते हैं? ठीक है। तो वो हम पुकारते हैं जेनर चित्र के नाम से। अगला प्रश्न है 20 नंबर। रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना जिससे नीचे की परत दिखाई देती रहे, यह प्रक्रिया कहलाती है। यानी रंग की एक परत जब सूख जाती है तो पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना जिससे नीचे की परत क्लियरली दिखाई दे, वो प्रक्रिया जो है ग्रिसाइल कहलाती है, वार्निशिंग कहलाती है, पेंटिंग कहलाती है या ग्लेजिंग कहलाती है? अच्छा प्रश्न है।
कि रंग की एक परत, अगर एक परत किसी चीज़ पे एक परत आपने चढ़ाया और वो सूख गई, उसके बाद पारदर्शक रंग की दूसरी परत उस पर चढ़ाया और नीचे वाली परत जो पहली थी, फर्स्ट वाली, वो आपको दिखाई दे रही है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लेजिंग। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? कौन तत्व सडंग नहीं है? सडांग नहीं है इनमें से कौन सा तत्व? भाव, संतुलन, लावण्य योजना या प्रमाण। इनमें से कौन सा तत्व सडांग की कैटेगरी में नहीं आता है? तो सडांग की कैटेगरी में जो है संतुलन नहीं आता है। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है प्रश्न, रंग को कपड़े या कागज से रब करने पर, रंग को कपड़े या कागज से रब करने पर, यानी रब करने कह रहा है कि तकनीक को, रब करने की जो तकनीक होती है उसको फ्राटेज कहते हैं, काटेज कहते हैं, इम्पेस्टो या ग्लेजिंग। रंग को कपड़ा या कागज दोनों में से कोई भी रब करने की तकनीक को हम किस नाम से पुकारते हैं इसमें? तो उसे पुकारते हैं फ्राटेज के नाम से। अगला है 23 नंबर, इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? इम्पेस्टो तकनीक, इसका शुरुआत किसने किया था? टर्नर ने, जॉन वाइट ने, जॉन ब्रेट बाय या कांस्टेबल। इम्पेस्टो तकनीक को शुरुआत करने वाले, प्रारंभ करने वाले इनमें से कौन है? तो आप देख रहे हैं महामैराथन के कला के तत्व का दूसरा पार्ट आपका, ठीक है, इसका पार्ट 2 आप देख रहे हैं और उसके 22वें 23वें प्रश्न पे हैं इस समय आप। और इस प्रश्न का कहना है कि इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया था? तो जॉन ब्रेट बाय ने किया था। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का भाव दर्शाना कहलाता है। छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना स्कम्बलिंग कहलाता है, एयर ब्रशिंग कहलाता है, स्टेपलिंग कहलाता है या स्पैटरिंग कहलाता है। कोई भी जैसे छोटे छोटे बिंदुओं को ऐसे डाल के जो है कला जो बनाई जाती है और उस बिंदु के जरिए जैसे लगता है कि उस चित्र का छाया प्रकाश बना हुआ है, इस तरह का जो है तरीका इसमें से क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्टेपलिंग। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कहना है प्रश्न का, ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सबसे पहले किया? ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्राकृतिक चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सबसे पहले किया? म्यूरिल्लो ने, कांस्टेबल ने, रैफेल ने या टर्नर ने? ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्राकृतिक चित्रों के लिए जिस पाश्चात्य कलाकार ने किया, उस पाश्चात्य कलाकार का नाम इसमें से क्या है? तो वो थे कांस्टेबल। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, रंगों का सही क्रम का चयन करें। रंगों के सही क्रम का चयन करना है आपको कि प्राथमिक, द्वितीयक, चतुष्क, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क, द्वितीयक, प्राथमिक, चतुष्क, तृतीयक या तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, चतुष्क। सही क्रम रंगों का क्या है इसमें से? तो इसका सही क्रम है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
27 नंबर प्रश्न देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतराल है कलाकार का कार्य क्षेत्र, अक्षत धरातल, धरातल या इनमें से कोई नहीं। अंतराल जो होता है वो कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, अक्षत धरातल, धरातल या इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपका सुपर मैराथन सीरीज, जिसे आप डेली रात 8 बजे अपने चैनल पे देखते हैं AMU क्लासेस के। और उसका 27वां प्रश्न कह रहा है अंतराल क्या है। तो अंतराल जो है वो कलाकार का कार्य क्षेत्र है। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है। फल, फूल, पत्तियों का यथावत चित्रण कहलाता है। फल का, फूल का और पत्तियों का जो यथावत चित्रण है वो यांत्रिक अंकन कहलाता है, यथार्थ अंकन कहलाता है, प्राकृतिक अंकन कहलाता है या वस्तु चित्रण कहलाता है। तो वो कहलाता है प्राकृतिक अंकन। अगला है शीतवर्ण है। शीतवर्ण मीन्स शीत रंग का से कह रहा है, लाल, हरा, काला या पीला। जो शीतवर्ण है वो इनमें से कौन सा रंग है। तो वो है आपका हरा रंग। अगला तो साथियों अब हम लोग 31 प्रश्न पे हैं, 31 नंबर प्रश्न पे हैं। और 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तीव्र प्रकाश को कहा जाता है। जो तीव्र प्रकाश होता है उसको कहा जाता है शेड, टिंट, मध्य प्रकाश या हाईलाइट। ठीक है। पीजीटी महामैराथन कला के तत्व भाग 2 के 31वें प्रश्न पे हैं। और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट्स भी डालेंगे। तो तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है, यह है आपका 31 नंबर प्रश्न। और इसका सही जवाब है हाईलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है। हाईलाइट कहा जाता है साथियों। 32 नंबर प्रश्न की तरफ देखिएगा। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है। 32 नंबर प्रश्न क्या कहना है। सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है। सफ़ेद हो या काला हो या कोई भी रंग हो, उसके जो मान है उसको क्या कहा जाता है। मान ही कहा जाता है। ठीक है। या फिर रंगत कहा जाता है या फिर क्रोमा कहा जाता है या आभा रंग कहा जाता है। तो ये देखिएगा, ये 31 नंबर प्रश्न है। काउंटिंग मिस्टेक था, वो 30 था, ये 31 है। ठीक है। तो सफ़ेद, काला और किसी रंग के मान को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है आपका। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आभा रंग कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। परिप्रेक्ष्य होते हैं कितने प्रकार के, 2, 4, 8 या 3 प्रकार के। तो 32 नंबर प्रश्न का कहना है कि परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए साथियों कमेंट्स में ड्रॉप करते जाइए फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तरों का। 32वें प्रश्न पे हैं और प्रश्न का पूछना है कि परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो परिप्रेक्ष्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 33 वर्जिन स्पेस क्या है। जो वर्जिन स्पेस है वो क्या है। लाल धब्बा, आकाश, रंगीन भूमि या खाली अंतराल।
वर्जिन स्पेस लाल धब्बा है, आकाश है, रंगीन भूमि है, खाली अंतराल है, क्या है? यह है आपका स्पेशल मैराथन सीरीज कला के तत्व भाग 2 और 33वें प्रश्न का जो है सही जवाब क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा खाली अंतराल है, वर्जिन स्पेस। 34 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? कहना है 34 नंबर प्रश्न का, कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री, कहाँ के? कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षमेंद्र ने किस ग्रंथ को लिखा? यानी कश्मीर के एक सौंदर्य शास्त्री है जिनका नाम है क्षमेंद्र, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम कला मंजूषा है, कला कलम, कला विलास या कला के प्रतिमान। ठीक है, कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षमेंद्र ने जिस ग्रंथ को लिखा उस ग्रंथ का नाम कला मंजूषा, कला कलम, कला विलास या कला प्रतिमान क्या है? तो वो है कला विलास। 35 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35 कह रहा है 35 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन जो है सही है, रेखांकन मूर्ति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है। रेखांकन जो है वो मूर्ति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है, कहने का मतलब ये है, या रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, या सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है, या आधुनिक कला में मात्र रेखांकन ही महत्वपूर्ण है, या सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है, या रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, या फिर रेखांकन मूर्ति में बनने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है सही कथन? क्या है पूछ रहा है। तो इसका सही कथन होगा ख, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है? व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य से विश्व का चित्रण एवं भावनात्मक प्रभाव के विरूपीकरण का प्रयोग एक सुविधा है। व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य से विश्व का चित्रण एवं भावनात्मक प्रभाव के विरूपीकरण का प्रयोग एक सुविधा है अभिव्यक्तिवाद का, एक सुविधा है प्रभाववाद का, क्यूबिज्म का यानी घनवाद का, या डाइज्म का। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अभिव्यक्तिवाद का। 37 नंबर प्रश्न देखिए, रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को कहते हैं। रंग पहिए में एक दूसरे के अपोजिट जो रंग होते हैं रंगों को वो आणविक रंग कहते हैं, अवर्णिक, रंगीन, पूरक या बायोक्रोमैट्रिक। रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को क्या कहते हैं? तो एक दूसरे के विपरीत रंगों को हम पूरक रंग कहते हैं। ठीक है, रंग पहिए में यानी वो जो वर्ण चक्र है उसकी बात कर रहा है, बस तरीका बदल दिया है पूछने का। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न क्या कहना है? दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की विशेषता की पहचान करें। भारतीय कला की विशेषता की पहचान करना है तो विकल्प में अमूर्त भारतीय कला की विशेषता की पहचान है रेखा चित्रीय प्रदर्शन, वर्णात्मक या धर्मनिरपेक्ष। विकल्पों में भारतीय कला की विशेषता की पहचान इनमें से किसके आधार पर की जाएगी? तो वर्णनात्मक यानी रंग के आधार पर की जाएगी। 39 नंबर प्रश्न देखिए, इसे देखिएगा थोड़ा सा छोटा करेंगे हम लोग क्योंकि ये काफ़ी दूसरे तरीके का क्वेश्चन है ये। और देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ये आपका प्रश्न जो है कह रहा है कि दृश्य कला में किन किन रूपों का अन्वेषण किया गया। दृश्य कला में किन किन रूपों का अन्वेषण किया गया? चित्रकला का अन्वेषण किया गया दृश्य कला में,
मूर्तिकला का, नृत्य का या वास्तुकला का। तो सही विकल्प इसमें से आपको चुन के बताना है कि दृश्य कला में किन किन कला रूपों का अन्वेषण किया गया। तो किन किन कला रूपों का अन्वेषण किया गया? तो किया गया ए, बी और डी का। ए मतलब चित्रकला का, बी मतलब मूर्तिकला का और डी मतलब वास्तुकला का। सिर्फ नृत्य का नहीं किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहना है? दृश्य कलाओं का संबंध है, विजुअल आर्ट यानी दृश्य कलाओं का जो रिलेशन है वो रूपात्मक तत्वों से है, अभिनय से है, संगीतात्मक ध्वनि से है, या शब्द जिसको काव्य कहते हैं उससे है। तो काफ़ी करीब हैं आप अपने फाइनल सबमिट के। ठीक है, और आज का पार्ट और कल का पार्ट यानी पार्ट 1 + 2 मिला के टोटल कितना आप सही करते हैं वो आपको देखना है। और प्रश्न का पूछना है कि दृश्य कलाओं का संबंध है, तो दृश्य कलाओं का संबंध रूपात्मक तत्वों से है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहना है कि स्वर्णिम आयतन का सिद्धांत संबंधित है। स्वर्णिम आयतन का जो सिद्धांत है वो रूप का आयतन से संबंधित है, या रूप का पनत्व से संबंधित है, या संयोजनगत परिप्रेक्ष्य से, या संयोजनगत अनुपात से। स्वर्णिम आयतन का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित रखता है? तो वो रखता है संयोजनगत अनुपात से। ठीक है, और चलिए साथियों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे। और प्रश्न क्या कहना है? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कह रहा है कला का उद्दत उद्देश्य हो सकता है। कला का उदात्त उद्देश्य जो हो सकता है वो परंपरा का संरक्षण हो सकता है, भौतिक सुविधाओं और उपयोगिता, मनोरंजन, या चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य बोध। कला का उदात्त उद्देश्य हो सकता है इनमें से क्या? तो कला का उदात्त उद्देश्य जो होता है वो होता है चेतना का शुद्धिकरण और सौंदर्य बोध। तो साथियों, कैसी लगी आज की वीडियो और कैसा लगा आज का महामैराथन कला तत्व भाग 2 का ये आखिरी पार्ट और उसके बताए गए क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे। और चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट।